कर दीजिए। चलिए, क्या चल रहा था? कल हमने लोगों ने नए संसद भवन के बारे में पढ़ा था। नया संसद भवन का डिजाइन किसने किया है? अरे कल का ही भूल गए, विमल पटेल। ठीक है। कितनी लाख किसने बनाई थी? किस कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया था? टाटा। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें? 888 और राज्यसभा में 384। ठीक है। हमने बताया था जो लोकसभा है वो किसकी सीट पर है? मोर। और जो राज्यसभा है वो किसकी सीट पर है? अब इन्होंने पूछा, अभी एक अनुसूची के बारे में पूछा है जो इनको समझ में नहीं आई, पढ़ी होगी। नमी अनुसूची। नमी अनुसूची पढ़ी थी हम लोगों ने। ये काय से संबंधित है? भूमि सुधार अधिग्रहण या भूमि सुधार से या भूमि अधिग्रहण से संबंधित। ठीक है। देखो, जब भारत देश आजाद हुआ था उससे पहले भारत में चलती थी जमींदारी व्यवस्था। सुनी है? जैसे अंग्रेज राज कर रहे थे, अब अंग्रेज लगान वसूलते थे, लगान तो वसूलते थे। अब जैसे एक गांव है, मान लो यार 10 लोग रह रहे हैं, अब अंग्रेज एक एक के घर जाके थोड़ा लगा लेंगे, तो उन्होंने हर गांव में एक जमींदार नियुक्त कर दिया कि भैया इस पूरे गांव से कौन वसूलेगा? आप। और आपसे कौन लूंगा? मैं। इसमें जमींदार बीच में हिस्सा भी खा जाते थे। मान लो अंग्रेज ले रहे 10%, तो जमींदार किसानों से ले रहा 12%, 15%। तो ये व्यवस्था चलती थी। तो ये व्यवस्था, हमने जमींदारी व्यवस्था को क्या करा? खत्म। और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी? इसके अंतर्गत वर्तमान में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है? हाँ। और इसके अंतर्गत हम लोग भूमि सुधारों को लागू करते हैं जिससे किसानों का शोषण ना। याद रहेगा। अब कोई टैक्स देते हो क्या? खेती में कोई टैक्स है? अब नहीं है। पहले आपको 1/3 हिस्सा या 1/2 जो भी है जो अंग्रेज तय करेंगे वो देना। आगे समझ में? तो भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कौन सी अनुसूची लाई गई? अनुसूची 9। और कुछ पूछना है? नहीं तो 2 टॉपिक छोटे छोटे हैं, उनको पूरा करते डाले। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। बताइए आप, पहली व्यवस्था कोई विशेषता आप बताओ जो आपके दिमाग में इतने दिन पढ़ते हो गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत एक क्या है? सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का है। ठीक है। अब इस लिखित भी बता दे रहे हैं। तो भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश। ठीक है। तो लिखेंगे इस तरह से, इंग्लिश और दूसरा हिंदी। एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। आपसे मैं पूछूं, एसएससी ने पूछा था, बताइए कि भारत के अंग्रेजी संस्करण में कितने शब्द हैं? ये एसएससी पूछ चुकी है। उन्होंने एक्यूरेट नहीं पूछा था, लगभग पूछा था। तो एक्यूरेट है 1,46,385 शब्द। कितने हैं? उसमें आंसर था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो आप आंसर लगाओगे लगभग 1.5 लाख। ठीक। वही हिंदी वर्जन में अगर पूछे तो 1,17,369 शब्द। ठीक है। याद रहेंगे। अंग्रेजी की सब, अंग्रेजी में संविधान किसने लिखा है? प्रेम बिहारी, ये लिखवा चुका हूं मैं, बिहारी नारायण रायजादा। ये यूपी पुलिस में आ चुका है। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्णा वैद। किसने करा था?
वसंत कृष्णा वैद। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, लिखने का समय है घर पे। मूल रूप से हमारे संविधान में हमने बताए थे कितने भाग थे? 22। कितने अनुच्छेद थे? 395। बिल्कुल ठीक है, 395। हाँ बिल्कुल सही है। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और भाषाएं कितनी थी? 14। यही अगर वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में भाग बढ़कर कितने हो गए हैं? 25। या तो आप ऐसे लिखना, वर्तमान में भाग 25। अनुच्छेद में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। इस समय 448 है, लेकिन एक चीज याद रखना, हर कीमत पे कोई भी पूछे आंसर कितना है तो आप 395 ही कहना, क्योंकि 396 अनुच्छेद कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। और ये साबित किसने किया? यूपी ट्रिपलएससी बोर्ड ने प्रश्न में पूछा भारतीय संविधान कितने हैं, और आंसर 395 था, और उसी में 448 भी था, और उन्होंने किसको सही माना? हालांकि बाद में इस पे क्या हुआ, ऑब्जेक्शन भी हुआ, लेकिन उन्होंने किसको सही माना? तो अगर पूछे कुल अनुच्छेद कितने हैं, अगर वो क्या कहते हैं कुल टोटल कितने हैं, तब आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद कितने हैं तो कितने होंगे? याद रहेंगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? अभी भी अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई और भाषाएं कितनी है? अब नोट करना चाहे कर लीजिए, वैसे मैं लिखवा चुका हूँ, तो ये कहीं अलग अलग होगा। भारत का संविधान कहाँ से छपा था? भारत का संविधान की जो पहली कॉपी छपी थी, 250 कॉपियां छपी थी, वो कहाँ से छपी थी? देहरादून प्रेस से। अभी लिखवा देंगे। यहाँ लिख दो, भारत का संविधान की तो बात हो रही है, भारतीय संविधान। छोटा संविधान कहाँ का? अमेरिका। लेकिन शब्दों के हिसाब से मोनाको। ठीक है, मोनाको का संविधान 3814 शब्द लिखवा दिए मैंने। लिखवाए नहीं? तो अभी लिखवा दो, भी कंफ्यूजन हुआ था ना, यहाँ पढ़ाया या वहाँ पढ़ाया, वहाँ कई बैच में क्वालिटी चल रही है। आज मन में जो जो प्रश्न है पूछते चले। क्वालिटी की आज 8वीं क्लास है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अगर पिछले प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रेस का नाम भी लिख लीजिए, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, इंडिया प्रेस देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? इसका नाम देहरादून क्यों है बताओ? शिवालिक पहाड़ियां पड़ी? शिवालिक पहाड़ियों के जो पूर्व में होते हैं वो दून, पश्चिम में होते हैं द्वार, तो इसीलिए ये क्या देहरादून, घाटियों को दून कहते हैं। एक तरफ द्वार हरिद्वार, गए हो? जिंदे पे नहीं गए, मरे पे जाओगे। ठीक है, हिंदू धर्म में तो जाओगे। एक 1000 कॉपियां छपी थी। शुरुआत में कितनी कॉपी छपी थी? 1000 कॉपी। इसमें पेज कितने हमारे संविधान में? 250 पेज की एक कॉपी है। अब तो मार्केट में अवेलेबल है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। क्या
आपसे शब्द तो नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा अनुच्छेद के अनुसार कौन है, तो अनुच्छेद के अनुसार यूएसए। यूएसए के संविधान में लगभग 4000 शब्द है। बता ब्रिटेन का है। छोटा नहीं कंफ्यूज हो। देखो, विश्व का पहला संविधान तब ब्रिटेन, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। 7 आर्टिकल ही तो है इसमें, ठीक है। कितने आर्टिकल है? 7 अनुच्छेद। इतना छोटा संविधान क्यों है? क्योंकि वो राज्यों को मतलब हाँ, ये फेडरल कंट्री है, ये फेडरल कंट्री है अमेरिका। यहाँ हर राज्य का अलग संविधान, जैसे हमारे पहले जम्मू कश्मीर का था, भारत का अलग, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। तो फेडरल कंट्रियों में ऐसा ही होता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन। वैसे बोल देते हैं, वैसे हम्मुराबी की संहिता है ईरान का, हम्मुराबी की संहिता, ठीक है। छोटा बड़ा सब बता दिया आपको। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, देखिए बेसिक चीज से शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको संविधान क्या होता है बताइए हम पहले दिन। संविधान विधान ऐसे कानून नियम जो सबके लिए बराबर हो, वो क्या कहलाता है? संविधान हमारे एक पुस्तक के रूप में, तो सीधे कह सकते हो नियमों कानूनों का क्या संग्रह जहां पर होता है उसी को क्या बोल देते हैं। अब संविधान होता कितने तरीके का है? लिखित और 2 तरीके का। एक कैसा होगा? लिखित और एक। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? लिखित जो लिखा हुआ है और अलिखित जो लिखा नहीं है। देखो इसको 3 उदाहरण से देख सकते हैं। अभी इसमें अभी आप एक कॉपी पे लिख रहे हो, ये क्या भर के कंप्लीट हो गई? लेकिन ये भर के कंप्लीट हो जाओ तो कैसी हो गई? अभी लिख रहे हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, किसी देश का संविधान अगर एक निश्चित समय में संविधान सभा तैयार करेगी तो कैसा होगा? लिखित। और जो परंपराओं पे चलेगा वो कैसा होगा? ऐसे समझो, जो लिखित संविधान होते हैं ना, वही एक होते हैं लिखित संविधान और एक होते हैं अलिखित संविधान। लिखा दोनों में ही होता है, लेकिन एक में ज्यादा लिखा होगा, एक में कम। तो अगर मैं कहूं लिखित संविधान में लिखित अंश ज्यादा होगा कम? ज्यादा, इसीलिए तो उसको नाम मिला है। और अलिखित इसमें होगा, बिल्कुल होगा, इसमें भी होगा अलिखित अंश, लेकिन क्या होगा? कम। अभी मैं उदाहरण से बता दूंगा, समझ लो। ऐसे इधर क्या होगा? लिखित अंश ज्यादा होगा कम? लिखित अंश यहाँ क्या होगा? कम। और अलिखित अंश ज्यादा, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, कहोगे सर अलिखित कैसी कौन सी चीज है? जैसे जो परंपराएं हैं, जैसे दिवाली मनाते हो, दिवाली पे दिए जलाते हो, कहीं लिखा है? आपको कैसे याद रहा? परंपराओं से। तो ऐसा ही जो चीजें परंपराओं से चली आ रही है वो क्या है? आगे बात समझ में, ठीक है। भले वो समय के साथ क्या हो जाती है अपडेट, कि भैया दिवाली रोशनी का त्योहार, पहले दिए थे, अब उसके साथ हम झालर भी जला रहे, तो ये अपडेट होते हैं। इसलिए सीधे समझो, जो लिखित संविधान होते हैं ये निर्मित होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। और जो अलिखित संविधान है ये विकसित होते हैं। जो परंपराओं वाले संविधान है वो क्या होंगे? विकसित होते हैं। भाई पहले दिया जला रहे थे, अब क्या जला रहे हो? मोमबत्ती। मोमबत्ती की तो अपडेट ही है, झालर जला रहे अपडेट है। तो अलिखित संविधान हमेशा कैसे होंगे? ये निर्मित नहीं होते। और लिखित संविधान हमेशा क्या होंगे? जैसे हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो हमारा संविधान कैसा हुआ? लेकिन आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो चल रही हैं अंग्रेजों की, तो हम लोग कैसे हैं? तो हम लोग दोनों का जोड़ है, लिखित प्लस अलिखित। दूसरी चीज, लिखित संविधान कैसा होगा? लिखित संविधान यह एकात्मक, संघात्मक
व अर्धसंघात्मक तीनों हो सकता है। जबकि ये आगे के संविधान हमेशा कैसे होंगे, कैसे होंगे? एकात्मक। एकात्मक समझते हो? जहां सारी पावर किसमें होंगी? किसी एक में ही होगी। और जहां शक्तियों का बंटवारा होगा संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक। क्योंकि हम आपातकाल में कैसे हो जाते हैं? एकात्मक। और इस समय कैसे चल रहे हैं? केंद्र और राज्य में शक्ति बटी हुई है। जैसे आपातकाल आएगा तो कैसे हो जाएंगे? राज्य सरकारें खत्म। इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहते हैं? और प्रश्न पूछा था एसएससी ने, देखना प्रीवियस ईयर, अर्धसंघात्मक भारत के संविधान को किसने कहा है? तो नाम याद रखना, केसी व्हीलर ने भारत के संविधान को कहा। केसी व्हीलर। थोड़े भारी भरकम शब्द हैं, अभी इनको समझा देंगे क्या हो। ठीक है, और बताओ कोई खास बात लिखित अलिखित की? देखो, जो लिखित संविधान होंगे, यहाँ न्यायपालिका क्या होगी? यहाँ न्यायपालिका मजबूत होगी। है हमारे यहाँ? नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि मोदी जी यानी विधायक का कुछ भी कानून लाए तो मान लेंगे, नहीं मान सकते ना। तो यहाँ कौन मजबूत है? लेकिन यहाँ कौन मजबूत होती है? विधायिका मजबूत होती है। जो कानून बनाते हैं वो मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि शासन कैसा है? एकात्मक। उनके अंग्रेज में कोई बोलने ही वाला नहीं। ठीक है, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये सारी कैसी कंट्रियां हैं जहाँ एक ही पार्टी है, कोई मनमानी दौर ही नहीं है। ठीक है, नोट करो, फिर इनको शब्दों को समझाओ। ये तो जानते हो विधायिका क्या होती है? पहले दिन की खबर है, जो पहले दिन जो कराया था। हाँ, भूल गए हो? जो लोग भूल गए, मैं साइड में लिख, चलो पहले लिख दो, फिर दिखा देता हूँ। तुम लोग हनुमान हो गए हो, हनुमान जी के जा पारे ना, शक्ति भूल गए थे, अपनी याद दिलानी पड़ती है। तो ऐसे याद दिलानी पड़ती है तुम्हें शक्तियां। इसमें कब तक के प्रीवियस ईयर है? 2023 तक के हैं। 24 में हो गया था। जब क्वेश्चनों का लेवल बहुत बढ़ गया है, 22 तक के। चलो करवाएंगे, उनसे ये होगा ना, क्वेश्चन करवाएंगे। कोई टॉपिक अगर रिमाइंडर कराना है तो याद कर लोगे। तो कौन सा टॉपिक करवाना रिमाइंडर? सभी है? दुनिया का पहला लिखित संविधान 1789। दुनिया का पहला लिखित संविधान ब्रिटेन। आपसे पूछे भारत का संविधान लिखित भी है और अलिखित।
देखिए आप देखो, एक होती है एकात्मक सरकार। क्या खास बात होती है इसकी बताइए। इसमें शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीयकरण। शक्तियों का केंद्रीयकरण, इसका मतलब क्या है? शक्तियों का प्रयोग एक सरकार ही करेगी, यानी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। उदाहरण ब्रिटेन और कौन सा बताया था? जापान, ये सब इसी के उदाहरण। अब इसकी और क्या खास बात होती देखिए, लेकिन बाद में लेना। ये शब्द ऐसे है, एकात्मक सरकार वही होगी जहां कम क्षेत्रफल व कम जनसंख्या, ये सरकारें वही होंगी। अब आप बताओ, इनमें फैसले जल्दी होंगे कि देर में? जल्दी होंगे, क्योंकि कोई टकराने वाला है नहीं, तो फैसले क्या होते हैं? जल्दी हो। आप ये बताओ, ये खर्चीली होंगी या नहीं होंगी? सोच के देखो, खर्चीली होंगी? नहीं, कम खर्चीली होंगी, क्योंकि राज्य का तो चुनाव ही नहीं कराना है, ना प्रधानी का कराना है, ना नगर पंचायत कराना, ना मुख्यमंत्री, तो उसमें तो पैसा खर्च होता है। तो ये क्या होती है? कम खर्चीली होती है। खुद सोच के देखो भाई, एक ही तो चुनाव होगा पूरे देश में, और दूसरा चुनाव ही नहीं होना। हमारे चुनाव पे कितना खर्चा होता है, सोच के देखो। आप लोग गांव से रिलेटेड हो, प्रधान का चुनाव होता है, एक कैंडिडेट 4-4 लाख खर्च कर रहा है मिनिमम। 4 कैंडिडेट के 16 लाख एक गांव से, कितने गांव है आप ये अंदाजा लगाओ। ठीक है, तो हमारे चुनाव का खर्चा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये इसका है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। 1 करोड़ है। इसमें एक चीज और होगी, केंद्र व राज्य में विवाद होगा क्या? केंद्र व राज्य में विवाद नहीं, क्योंकि जब होगी नहीं कोई पावर राज्य में, तो विवाद कैसा? विवाद तो वही होगा जहाँ शक्तियों का क्या होगा? टकराव होगा। अगर सर कोई विवाद करते तो? अच्छा, खुद अभी तुम विवाद करो विधायक से जाके, क्या होगा तुम्हारा? खुद सोचो, छोटे स्तर तुम प्रधान से कर देना, क्या होगा? क्या होगा? हो चुका है, लड़ाई होती है हमारी। लड़ाई होती है, तो सही प्रधान नहीं होगा, उसे खुद अपने अधिकार नहीं पता होगा। सर हम ही ने सर बनाया था। बनाती तो जनता ही है, लेकिन हमने एक चीज और है ना, कोई भी काम करना है तो न्याय के अंदर रह के करना है। हमारे यहाँ वो रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक तो जानते ही होंगे। विधायक की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने विधायक मतलब फाटक बंद कर दिया, विधायक रुपया दे रहा था, विधायक ने करके उस गेटमैन को थप्पड़ मार दिया। और रेलवे किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो झुका नहीं, बाद में आरपीएफ आ गई, विधायक जी को बैठा लिया गया थाने में। जब उन्होंने माफी मांगी उससे, तो वो राजीनामा हुआ, तब छोड़ा गया। अगर तुम नहीं मारता कर्मचारी तो छोड़ते भी, क्योंकि वो किसका था? सेंट्रल का था। विधायक जी इसका कुछ कर नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट का होता तो एक बार में डर जाता। हालांकि ड्यूटी के वक्त पे तो आप किसी को भी कुछ नहीं कर सकते। और उदाहरण बताओ एकात्मक के। अमेरिका में तो क्या है एकात्मक? ठीक है,
मेन कंट्री में पैसा बचता है, हम्म? इसलिए ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं होता, इसलिए ज़्यादा पैसा होता है। सबसे बड़ी चीज ये है। जनसंख्या आप देख रहे हो इंडिया में कोरोना फैला क्या? अरे कोरोना का उदाहरण तो बता रहे थे। कोरोना बहुत हम लोग फैला। कितने करोड़ है? 121 करोड़ 2011 तक। 2020 में आया कोरोना, उस समय तक तो बढ़ ही गए होंगे। 141 मोटे तौर पे 100 करोड़ मान लो। 100 करोड़ का 1% कितना हो गया? 1 करोड़। क्या मरे इतने लोग? तो हमारे कोरोना फैला ही नहीं। क्यों नहीं फैला? इसकी वजह है गंदगी। और दूसरी नहीं, बिल्कुल सही। आप जितनी ज्यादा गंदगी में रहोगे, अब आपकी इम्यूनिटी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। देखते नहीं हो कभी बच्चा गांव का मिट्टी में खेल रहा है, शहर का बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, उसे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बचपन से आदत नहीं पड़ी। दूसरा, हमारे पास इतनी गंदगी रहती है, उनकी हमें आदत हो के शरीर अपने आप को खुद मजबूत कर लेता। तीसरा कारण, दुनिया का एकमात्र देश है भारत जहाँ 3 ऋतुओं होती है। आप कोई भी देश उठा के देख लो, जहाँ कोई भी देश में 3 ऋतु, ठंडी, गर्मी, बरसात और जाड़ा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे हम लोग गर्मी के आदी पड़ते हैं, मौसम बदलता है, कभी बीमारी पड़ने लगते हैं, तो इम्यूनिटी हमारी मजबूत होती है। तो यही 2 वजह थी कि हम लोग इतना ज्यादा कोरोना में सर्वाइव करते हैं। अब इटली में सबसे ज्यादा मौतें क्यों हो रही है? इतना सफाई वाला, उनकी इम्यूनिटी 0। तो आप जैसी हैबिट पड़ जाए, नॉर्मल पानी पी लो। कुछ लोग होते हैं जो आरओ का पानी पी रहे, नॉर्मल पी ले, दिक्कत हो जाएगी। और जो नॉर्मल पी रहा है वो उसका पी ले, तो दिक्कत। बहुत चीजें हैं। तो ये सब कुछ होता है हैबिट। किसी भी चीज की हैबिट आपको जो पड़ती है ना, आप पढ़ाई करते हो, उसकी आदत बचपन से कर रहे हो, नहीं पड़ी है? पढ़ाई तो बचपन से कर रहे हैं, आदत पड़ी नहीं सर। अगली देखो कौन सी है? संघात्मक सरकार। यहाँ शक्तियों का होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब फैलाव, यानी शक्तियों का प्रयोग कई स्तर में होगा। अब वो डिपेंड करता भाई किस देश में। जैसे भारत में 3 तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। उसे भी तो गिनोगे। कुछ देश ऐसे जहाँ केंद्र और राज्य ही है, तो कई स्तर में होगा। ये कहाँ होगी? जहाँ क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा होगी और अधिक। भारत में आप एकात्मक शासन कर ही नहीं सकते। भारत में एकात्मक शासन कर पाओगे? एकात्मक फैसले में क्या होती है? देरी होती है। क्यों? क्योंकि केंद्र राज्य में क्या होगा? विवाद होगा। और ये एक जगह सरकार बीजेपी की है, दूसरी जगह कांग्रेस की, तीसरी जगह तृणमूल कांग्रेस, तो वो जाहिर सी बात है टकराव होगा। और ये कैसी होती है? ज्यादा। ठीक है, देख लीजिए, बिल्कुल सही। चाइना भी सर ऐसा है। चाइना वो है कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट कंट्री, पहले दिन बताया था हमने, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवाद जिसे कहते हैं। हम लोग लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र की वैरायटियां हैं। उदाहरण लिख लो, भारत। हाँ, कनाडा की व्यवस्था तो वहीं से लाए, कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लाए? मैंने कहा उदाहरण, संघीय व्यवस्था कनाडा की, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। ज्यादा केंद्र पर राज्य में देश चलता किससे हमारा? संविधान से। संविधान तो एक मात्र जरिया है, कानूनों का संग्रह। देश चलता है राज व्यवस्था से। संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। जो संविधान है उसको व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था। भी दिखाएंगे किन किन स्त्रोत चलता है। ये भी तो खास बातें हैं हमारे संविधान की। हम लोग पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में राज व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? केवल एक्ट है, धारा मतलब आर्टिकल्स है।
उसका उदाहरण बताएंगे कैसे व्यवहार में आएगा। ठीक है, एक लाइन देखिए, संविधान की हमने परिभाषा शुरू में भी आपको दिखाई दी थी, हमने बताई थी। एक लाइन लिख लो, संविधान की डेफिनेशन लिखो, संविधान की परिभाषा, फिर उसको बताएं। समझाई थी, लिखाई नहीं थी। लिखो, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन, नियमों व कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। नियमों कानूनों का एक ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, समझ गए? संविधान देखो, अब समझो, यहाँ बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। संविधान की अगर बात करें तो संविधान एक पुस्तक ही तो है हमारे लिए। संविधान किस रूप में है? एक पुस्तक के रूप में, जिसमें बहुत सारे क्या लिखे हैं, नियम लिखे हैं, आर्टिकल्स के रूप में लिखे हैं। अब आपसे कोई पूछे राज्य व्यवस्था क्या है, तो संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना ही क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। जैसे अब देखो उदाहरण, जैसे कोई एक आर्टिकल बताओ, चलो मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का निषेध। सही भाषा तो यही लिखी है। अब कह सकते हो छुआछूत का अंत, ये हमने आपको लिखाई होगी, छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी है? संविधान में। अब मान लो कि आपने लिखा है छुआछूत का अंत क्या होता है कि भैया पहले बड़ा क्या होता था, भेदभाव, उच्च जाति निम्न जाति, हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता था। जैसे निम्न जाति के लोगों को मंदिरों पे नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक कुओं पे पानी नहीं पी सकते थे, बहुत पाबंदियां। अब आपने तो लिख दिया कि भैया ये बंद है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इसको ना माने, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना माने, तो क्या करोगे? तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या देंगे? दंड देंगे। देंगे कि नहीं? तो ये दंड कहीं तो लिखा होगा, तो यही काय में आ जाता है, अस्पृश्यता संरक्षण अधिनियम। इसके लिए क्या बना दिया गया है? अधिनियम बना दिया कि भैया अगर कोई नहीं मानना है तो भैया उन्होंने रोक तो लगाई है, लेकिन अगर नहीं मान रहा है तो उसके लिए काय का प्रावधान होना है? इसमें है भैया, उन्होंने कहा कम से कम 1 मन से लेकर 6 मन से लेके 5 साल तक की सजा या 1 साल तक की सजा, ठीक है, या फिर 100 रुपए से लेके 500 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों चीजें। ठीक है, तो जो संविधान में लिखा है उसको हम लोग लोकल लाइफ में व्यवहार में लेके आए, वही तो हमारी क्या कहलाई? आगे बात समझ में? दोनों में अंतर समझ गए? लिख लीजिए।
कक्ष भी है ये कोड किसके निषेध पीछे होगा ये वही है 3 इसका नाम बदल के अब क्या हो गया है? मैंने लिखवाया है आपको, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1972 में नाम बदला था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिनियम वही है, बस नाम चेंज कर रहा है। लिखवाया था किसी ने नोट्स बनाए शुरू से लेके अब तक? बने शुरू से अब तक? कोई गायब ना हो? नहीं बने समझने के लिए पूरे? अच्छा, और जैसे बताया था गैप कर देना, बीच बीच में वो गैप करा होगा, कोई चीज अपडेट हो तो वहां घटा लेना या बढ़ा लेना। 18 से 28 तक के नोट रोज तुम्हारे 18 से 28 तक है हमारे नहीं तो जल्दी में हम जल्दी आए नहीं थे खत्म हो गई और दे दे। अब एक चीज देखो, बात नहीं करो भाई, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बताएं? राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले तो कौन चाहिए? संसद। क्यों चाहिए बताओ? जो अधिनियम है वो कौन बनाती है? संसद का काम क्या है? कानून बनाना, यानी कि लॉ मेकिंग, कानून बनाना। इसके अलावा दूसरा क्या चाहिए? अगर कोई उसको नहीं मानता है तो दंड देने का काम कौन करती है? तो न्यायपालिका क्या देती है? और इसके अलावा है गैर संवैधानिक संस्थान, गैर संवैधानिक संस्थान। हम लोगों ने 2 तरह की संस्थाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी? अभी तीसरी भी बताएंगे आज, ठीक है? लिखिए फिर बेसिक प्रैक्टिकल में बताते हैं। देख लिया? अब देखो समझो, अब ये इसलिए कह रहा हूं समझो क्योंकि लिखा हुआ तो है आपके पास, एक आध चीज बीच में नहीं होगी। संस्थाएं, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ी थी कैसी संस्थाएं होती है? संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं बताएं क्या होती है? अरे जिनका उल्लेख संविधान में हो, जिनका उल्लेख संविधान में हो, मतलब जिनका कोई ना कोई क्या होगा?
आर्टिकल होगा, जैसे उदाहरण आर्टिकल 280 क्या है? अरे भूल गए, वित्त आयोग। और बताओ कोई उदाहरण? 324 निर्वाचन आयोग। और बताओ 312 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, 338 एससी आयोग, एसटी आयोग। तो ये सब है जिनका जिक्र संविधान में हो, हम लिखा भी चुके, पढ़ा भी चुके। ठीक। दूसरी, इनका जिक्र कभी नहीं हुआ, इनको कहते हैं असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं। अब ये बताओ क्या हो? असंवैधानिक संस्थाएं किन्हें कहेंगे? तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, किसे कह रहा है? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। असंवैधानिक अगर उल्लेख नहीं है तो अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, तो ये क्या सब असंवैधानिक है? नहीं कह सकते ना। देखो सीधे समझो, यही चीज समझानी है। जो संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करें, संविधान का क्या करें? उल्लंघन करें, उन सबको किसमें रखेंगे? असंवैधानिक संस्थाओं में। जैसे बताओ कौन उल्लंघन करेगी? आतंकवाद संगठन करता है कि नहीं? अगला माओवाद संगठन। आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद नहीं पता? किसी दूसरे देश का व्यक्ति आपके देश में आके आतंक फैलाए तो क्या हो गया? आतंकवाद। जो व्यक्ति है वो आतंकवादी। माओवाद आपको उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको मतलब एसएससी में टॉपिक है वो कहता। माओवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ये प्रश्न आया था चीन से। एक व्यक्ति थे माओ जेडांग, क्या नाम था? माओ जेडांग। उन्होंने कहा था कि जो गरीब वर्ग है, जो सरकार है, जो निर्णय है, वो सबके लिए लोग कहते तो बराबर है लेकिन है नहीं। अमीर आदमी को आसानी से न्याय मिल जाता है और गरीब आदमी को नहीं मिलता। यानी जो कमजोर और गरीब वर्ग है उसका क्या हो रहा है? शोषण। तो अपने हक के लिए बंदूक उठाओ, अपने हक के लिए क्या करो? बंदूक उठाओ। ये बात कही थी माओ जेडांग ने, जो कि चीन के हैं, और इसकी शुरुआत वहीं से मानी जाए। याद रहेगा? ठीक है। तीसरा होता है नक्सलवाद संगठन। सुना है ये कहां से शुरू हुआ? ये भी प्रश्न है, क्योंकि इनके निवारण के कानून आए हैं ना बकायदा। नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल में जगह सुनिए, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सुनिए, दार्जिलिंग के पास एक गांव है नक्सलवाड़ी गांव। उस नक्सलवाड़ी गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चारू मजूमदार। और चारू मजूमदार ने भी यही बात कही थी कि भैया हक हमारा हमें नहीं मिल रहा है तो हम भी हथियार उठाएंगे। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो वहीं से काय की शुरुआत हुई। चाहोगे तो अभी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो नक्सलवाद ऐसे समझो, जो दूसरे देश से आके हमारे देश में गड़बड़ करे। आतंकवाद जो अपने ही देश का हो वो नक्सलवाद। ठीक है। तीसरी संस्थाएं जो होती हैं वो होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब ये गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होगी? ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी संस्था भी बोल सकते हैं। इसको कौन लाएगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद आदेश पास करके लाए, आदेश पास करके लाए। ठीक है। इसका उदाहरण है नीति आयोग। देखो ना, मोदी जी आए, योजना में हटा दिया, उसकी जगह एक नया कौन सा ले आए? तो ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक में दूसरी होती है जो हम लोगों ने पढ़ी है, वैधानिक या संविधिक संस्थाएं। संविधिक संस्थाएं ये क्या होती है? जो एक्ट पास करके यानी अधिनियम पास करके बनाई जाए। एक्ट मतलब अधिनियम बनाई जाए। जो अभी हमने उदाहरण बताए, जैसे उदाहरण अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। और बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधिकार आयोग। और लिख सकते हो राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या लिख सकते हैं?
तो ये सब कैसी हो गई सर जितने आए वही सब इसी में आ जाएंगे जी। जो एक्ट पास करके लाए, जिनका आर्टिकल नहीं है वो सब इसमें आ जाए, ठीक है। बाकी के जिनका आर्टिकल है वो, और जो नियम पास करके कोई मंत्री परिषद ला रही है केवल वो किसमें आएंगे, ठीक है। इनको खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नियम अधिनियम बना के आते, इनको खत्म किया जा सकता क्योंकि मंत्री परिषद बदल सकती है। भाई अगली बार कांग्रेस आए वो नीति आयोग हटा दे, फिर से योजना आयोग, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। तो देखते हैं ये सब लिख लो, कोई माओ चेतान के बारे में लिखा दो तुम्हें। समय के साथ अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तब ये चीजें आपको काम आएंगी। वैसे ही लोग, वैसे तो ये सिविल वाले क्षेत्रों में आती है, इसीलिए शुरुआत में इनकी जिक्र नहीं करी, पहले उस लेवल से आपको बता दिया। सर आधा हो गया। पेट्रोलियम गैस होती है, हाँ, द्रवित होके भरी जाती तो कह देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, होती तो पेट्रोलियम गैस, तभी तो नाम है एलपीजी, है नहीं। एक आपने पढ़ा होगा सीएनजी, ये इसमें गैस पूछे तो नेचुरल गैस होती है, ये कंप्रेस करके भरी जाती है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, मिला नहीं अभी नीचे भंडार केजी बेसिन है जो भारत का, कावेरी और गोदावरी के बीच में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार मिला, अडानी को, अंबानी जी को मिला ठेका। हाँ, तुम कहाँ मतलब रखोगे दुनियादारी। संसद का सत्र 2 दिन से क्या चल रहा है, कल पढ़ाया था, कौन सा शब्द प्रयोग करोगे, जब कार्रवाई स्थगित चल रहा है। क्यों स्थगित चल रहा है,
एक बहस सर हो पा रही, हो ही नहीं पा रही बात, मतलब सब बहस कर रहे तो हैं। अडानी को गिरफ्तारी के लेकर हाँ, उसी पे हम कह रहे आप बचा रहे हो, अडानी को अमेरिका ने जो दिया दो। सर बचा रहे उसने क्या था क्या था क्या क्या चीज? उसने क्या किया जो उसे फांस रहे हैं? शेयर मार्केट का नाम सुना है? हाँ सर। हाँ, तो उसी का घोटाला है, गलत तरीके से शेयर खरीदे गए, FI फॉरेनर इन्वेस्टर। और जब किसी एक कंपनी के ज्यादा शेयर खरीदे जाने लगते हैं तो वो अप हो जाती है। वो नहीं हर्षद मेहता घोटाला, वो तो वेब सीरीज बन गई, पिक्चर बन गई, देख लेना कैसे घोटाले होते हैं शेयर बाजार। सर एक जिला तो बढ़ गया है, एक जिला बढ़ गया है। अभी घोषित तो नहीं हुआ है, घाटा तो है 76 में बन रहा है, घोषित हो जाए उस दिन कर लेंगे। सर होगा थोड़े दिन के लिए होगा। कार्यकारिणी संस्था है, ये मतलब योजना आयोग उन्होंने नीति आयोग बनाया है, नाम ही तो चेंज किया है, ठीक है? नहीं काम भी चेंज कर, काम भी चेंज इसीलिए है, दिखवाएंगे। तो उसी के आधार योजना आयोग का मेन काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। अब पंचवर्षीय योजना बनी नहीं, हमारे खत्म हो गया, तो इसका वो काम नहीं है जो उसका, ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, एक दिमाग की तरह काम कर रही है, प्रधानमंत्री को उनको सलाह दी। ठीक है, बाकी सर ये जो वैधानिक है इसको दोनों सदनों से पास करके बनाया हाँ, जाता ये है। एक्ट का मतलब है दोनों सदन ने पास करा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे। तो इसको सिर्फ पीयू हाँ, ऑफिस के तभी तो मैंने कहा ये खत्म भी हो सकती है, योजना आयोग पहले ऐसा ही था। इसको सिर्फ खत्म ऐसे कर सकते हैं या इसका भी एक पास कराना पड़ेगा? इसका 18 तारीख को चलिए लिख क्या? हाँ सर। ठीक है, अब बताइए आगे क्या बताया जाए। विशेषताएं लिख रहे थे ना, अगली विशेषता लिखिए, एक विशेषता है जी। सर उनकी परिभाषा लिखवा दीजिए, आतंकवाद, माओवाद। अच्छा, परिभाषा नहीं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत नहीं, ये पूछा जाता है। शुरुआत इसकी हुई है चीन से। कहाँ से हुई है? 1950-60 के दौर में। इनके जो नेता थे उनका नाम था माओ जेदांग, ठीक है? और इन्होंने एक तर्क क्या दिया था, वो तर्क मैं बोल दे रहा हूं, वो आप लिख लो। वंचित वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए युद्ध। मतलब बंदूक बिठा लो अगर आपको वंचित किया जा रहा है किसी चीज। ये तरीका गलत है। नक्सलवाद की शुरुआत तो लिख लो, कहीं बता। जीएस में जब नई चीजें पता लगती है तो बड़ा अच्छा लगता होगा, अच्छा लगना ही जरूरी है, तो पढ़ने मन भी लगेगा। और ये कुछ मत किया करो, जीएस अगर याद नहीं होती है तो जितना पढ़ो उतना अपने दोस्त हो या कोई छोटा भाई बहन हो उस पे उड़ेल हो जाए। मतलब जितना ज्यादा बताओगे, रिपीट करोगे, उतना याद रहेगा। अब तुम सोचो मुझे क्यों याद हो रहा है कि मैं बहुत काम तुम्हें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सुबह किसी और को पढ़ा रहा था, तो वो काम नहीं होगा। ठीक है। नक्सलवाद संगठन पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग काय के लिए फेमस है? अरे दार्जिलिंग काय के लिए फेमस है? सबसे अच्छी चाय भारत की कहाँ होती है? सबसे ज्यादा असम में, लेकिन सबसे अच्छी कहाँ की? दार्जिलिंग। आप देखते हो 5 स्टार होटल में 4000-5000 रुपए कप एक चाय के होते हैं, तो उसमें कुछ सोना थोड़ा डालते हैं। बेहतरीन पत्तियां कहाँ से लाई जाती हैं? हम जो पीते ना ताजा, वो सब कूड़ा करकट है, बासी। सबसे अच्छी चाय तो एक्सपोर्ट हो जाती है, तो कूड़ा करकट बचता है, वही हम लोग पी रहे हैं, तो ताजा करते हैं। हाँ, ठीक है, याद रखना। सबसे अच्छी चाय दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले की गांव है नक्सलवाड़ी गांव।
नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई। 1967 से इसकी क्या हुई? शुरुआत। इसके नेता का नाम लिख लो। क्या बताया था? चारू मजूमदार नहीं, हाँ, कानू सांग्याल, दो थे, कानू सांग्याल, कानू सांग्याल। मतलब इन्होंने ये कहा था, ये लीडर थे। लीडर तो चाहिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको लीडर की जरूर आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि सब लीडर रात में ही अंग्रेजों ने गायब करवा दिए। ऑपरेशन 0 आवर पढ़ा नहीं, अभी पढ़ोगे आगे। शुरुआत से ही पढ़ लेते हैं। क्लास 6 से शुरू होती है ये चीजें और पढ़ते भी हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी आगे तैयारी बड़े लेवल की करोगे तो पहले ICRT पढ़ाई जाएगी आपको, है? नक्सलवाद भी गलत है। गलत? देखो, गलत लोकतंत्र में तो सब गलत है। आप कायदे से कोई काम करें, हथियार उठा के गणपति पर रख के काम कराना गलत है कि नहीं है? वो तो फिर गब्बर वाली फिल्म भी तो गलत है, अक्षय कुमार ने बनाई थी। वो फिल्म है, वो असल जिंदगी नहीं हो सकती। सर बता रहे थे ना, ठीक है, ये असल जिंदगी में है। झारखंड वाले क्षेत्रों में आप जाओ, वहाँ है बहुत से नक्सलवाद संगठन है। ठीक है, चलिए लिखेंगे अगला विशेषता, अगली लिखेंगे। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखे संविधान तो हो गया। लिखिए, यह है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। मिश्रण मिलावट। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, जिसे पहले लिखवा भी चुके हैं। दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का कहाँ का है? USA का। USA। कठोर संविधान पूछ ले आपसे भैया, कहाँ का है? USA। सबसे कमजोर या लचीला संविधान ब्रिटेन का। तो याद रखना किसका है? तो ब्रिटेन है। इसमें ब्रिटेन का तो परंपराओं पे चल रहा है, लेकिन संविधान तो उनका ही। देखो, किसी भी देश का संविधान कठोर होगा लचीला, ये डिपेंड करेगा उस देश की संविधान संशोधन की। अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत जटिलता से मुश्किल से हो रहा है तो कठोर, और बहुत सरलता से हो जा रहा है तो लचीला। भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान थोड़ा कठोर, थोड़ा लचीला और थोड़ा लचीला। हाँ सर, लिख चुके सर। हालांकि हम नई NCERT में तो ये लिख के आ रहा है थोड़ा कठोर, अंशतः लचीला। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखो, SSC लेवल पे यही याद रखो। ठीक है, जिसे नहीं पता लिख लो। जरा 3 संशोधन कैसे होते हैं हमारे, बताओ जरा। पहला साधारण बहुमत क्या था? साधारण बहुमत आधे से एक अधिक, दूसरा एक तिहाई। एक तिहाई, तो इससे भी कम हो गया, 33% हो गया। एक तिहाई, 2 तिहाई। ठीक है, तो ये क्या होगा? दोनों सदन यानी कि संसद के, या संसद नहीं लिखा है आप समझ जाना, दोनों सदन के 2 तिहाई से। तो पहला सरल था, थोड़ा कठिन हुआ। तीसरा क्या होता है? अति विशेष बहुमत। ये वाला तो चाहिए दोनों सदनों के 2 तिहाई प्लस आधे राज्य पास करें, आधे राज्य से पास हो, साधारण बहुमत। अमेरिका में पता कितने से होता है? 3/4 से। सोच के देखो कितना कठोर। 75%। हाँ, 1/4 कितना हो गया? 25 या 75। गणित कमजोर है मेरी।
देखिए अगली लाइन लिखिए, संविधान की विशेषता लिखो, यह एक संप्रभु, लिख लो आराम से, यह एक संप्रभु समाजवादी यह एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। एक शब्द छोड़ दिया तुमने पंथ निरपेक्ष समाजवादी के बाद, ठीक है। शब्दों के अर्थ पता है, प्रस्तावना में पढ़ाए थे, याद है क्या था? संप्रभुता का मतलब सारे लोग मिलके क्या, सारे लोग मिलके पार्टी करेंगे? सभी को समानता है, संविधान समाज सबकी प्रभुता एक समान है। संप्रभुता का मतलब, संप्रभुता एक आपसे मैं कहूँ आपको एक देश बनाना, सारी चीजें हो, जो देश नीदरलैंड, हाँ अब ध्यान आ गया। किसी भी देश को बनाने के लिए एरिया चाहिए, भूभाग, उस पर रहने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, और चौथी सबसे जरूरी चीज क्या होती है? संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है जब कोई देश निर्णय लेने में क्या हो? निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। कैसे भूल गए भाई तुम लोग? चाहे वो देश के आंतरिक मामले हो और चाहे देश के, जैसे नोटबंदी करी थी, कितनी बार हुई नोटबंदी अब तक? आजादी के बाद 2 बार, वैसे 3 बार, याद रखना। आंतरिक देश के अंदर के और विदेश जाके हमारे मोदी जी कोई करार करके आए, किसी से पूछेंगे, ठीक है। और आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भैया एक कंट्री यानी देश और एक राज्य यानी कि स्टेट में क्या फर्क है, तो ध्यान रखना स्टेट के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है नहीं है, लेकिन क्या नहीं होता स्टेट के पास? तो बस यही फर्क है एक देश और राज्य। एक देश और राज्य में काय का फर्क होता है? राज्य अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र, उसके ऊपर बैठे हैं। इसको वहां पे शब्द आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अभी आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, पिताजी है, घर वाले हैं, तो अभी आप क्या हो? संप्रभुता वाले हैं, ठीक है। जब हो जाओगे तब लिख सकते हैं, लिखना चाहो लिख लो। तब तक जो लोग नहीं लिख रहे हैं समाजवादी का अर्थ पता है, सोशलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, समाजवादी। दोनों हनुमान रिमाइंडर करो अपनी शक्तियां। जो लोग शुरुआती क्लास में नहीं थे उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ाया। प्रस्तावना का तो एक एक शब्द बड़ा भारी भरकम है, पूरे संविधान को समझा देती है प्रस्तावना। केवल प्रस्तावना को ढंग से पढ़ ले। समाजवादी बताओ, जो लोग नहीं तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। जहां उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का अधिकार। समाजवादी सोशलिज्म, जहां उत्पादन के मुख्य साधनों पर, उत्पादन के मुख्य साधनों पर, उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का
अधिकार, ठीक है, अधिकार हो। उदाहरण बताओ कोई। किसान बिल आए थे, ध्यान है, वो 3 बिल आए थे, उसमें से वापस ले लिए गए। उसमें से तीसरा बिल इसी का विरोध तो कर रहा था, समाजवादी शब्द का, जो कोर्ट में केस डाला गया इसी शब्द पे डाला गया। अगर उत्पादन की जो मुख्य खाद्यान्न चीजें हैं, गेहूं है, चावल है, दालें है, इन पर किसी सरकार का अधिकार ना रहे, किसी प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हो जाए, तो सोचो क्या हो सकता। जैसे कहीं से हर शहर का एक होलसेलर होता है कि नहीं, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है दालें। फिर भाई होलसेलर से दुकान वाले लेंगे, दुकान से आप मान लो ये होलसेलर स्टोर कर ले, तो ये दाल ले लो, अरहर की दाल, अरहर की दाल इसने क्या कर दी, स्टोर कर दी, ठीक, गोदाम में भर ली, मार्केट से धीरे धीरे अरहर की दाल गायब। अब ये थोड़ी थोड़ी निकालेगा और बेचेगा, तो सस्ती बिकेगी महंगी, तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि कोई भी उत्पादन की चीजें लिमिट तक स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा। किसान बिल में तीसरा बिल ये भी था, जब आपने पढ़ा होगा तो यही था कि स्टोर करने की क्षमता दी थी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐसे ऐसे अमीर हैं, इतना पैसा तो कुछ भी कर सकते, ठीक है, तो याद रखना। अगला शब्द बताइए, पंथ निरपेक्ष कहते हैं या फिर धर्म निरपेक्ष, ये तो पता ही होगा। मतलब हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं मानता। हाँ, हमारा देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही हम किसी धर्म को मानते हैं, ना ही किसी की अवहेलना करते हैं। इसीलिए आर्टिकल 1 याद है, आर्टिकल 1 में क्या कहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द स्टेट ऑफ यूनियन, यानी हमारे देश के 2 ही नाम है, एक इंडिया और एक तीसरा कोई नाम नहीं है। आप कहो हिंदुस्तान कह दे, नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू धर्म होगा और वो इस शब्द का उल्लंघन करता है, इसलिए हमारे संविधान में कितने नाम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा नाम कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन सा प्रयोग करेंगे हम, भारत। करने को इंडिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली उन्होंने क्या कहा है, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं भारत माता की जय, कभी बोलते हैं इंडिया माता की जय। राष्ट्रगान गाते हैं, उसमें क्या आता है, भारत भाग्य, कभी आता है इंडिया। तो इसी वजह से इस शब्द का प्रयोग, यानी इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे करके लिख लो भारत, ठीक है, याद रहेगा। भारत नाम किसने दिया था, कहाँ से मिला भारत नाम? सर एक बात, बच्चे ने तो शेर का मुंह फाड़ दिया था, है मैंने कोई बात नहीं, बताओ, तो उसी के नाम से देखो ज्योग्राफी में जब पढ़ा होगा आपने, तो जम्मू द्वीप और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, इतने नाम मिले। कोई पूछ ले आपसे, अच्छा तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, जैसे पुराने जमाने में बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ रहे बेटा 77, 78, 79 में कौन सी ये क्वेश्चन कॉमन चलता था, मैंने सुना। अब वो तुमसे क्या पूछेगा, अच्छा तुम तैयारी कर रहे हो, जरा ये बताओ कि ये नाम हमें किससे मिले। जम्मू द्वीप जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, उनमें हमें ये नाम मिला है जम्मू द्वीप, ठीक है। इंडिया नाम किसने दिया, बाहर का, बिल्कुल सही, नहीं बाहर से सही सपोर्ट कर रहा हूँ, वो वाला दूसरा नाम है। देखो अब मैंने पहले भी भारत की आकृति देखी है, यहाँ अरब सागर दिख रहा होगा, या बंगाल की खाड़ी, या हिंद महासागर, यहाँ से तो आने का कोई मतलब ही नहीं। इधर पूरे में हिमालय फैला है, कोई मतलब नहीं। यहाँ थार का रेगिस्तान, कच्छ का रण है, आने का कोई मतलब नहीं, आओगे तो इधर से। और यहाँ एक नदी है सिंधु नदी, कौन सी नदी है, तो भारत में प्राचीन काल में जितने लोग आए वो सिंधु नदी पार करके आए, चाहे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हो या पहला आक्रमण हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण हो, सब कौन सी नदी पार करके आए, और सिंधु नदी के कारण ये क्षेत्र बोला जाता था सिंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था, तो हमारे यहाँ कौन आए थे, और सिंधु नदी को ये क्या बोलते थे, इंडस, सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इसी इंडस से इन्होंने इसको पुकारा क्या, तो हमें ये नाम किसने दिया है, हमारे आए ईरानी, जो ये बता रही थी साको हा वाली बात, हमारे यहाँ कौन आए, ईरानी। ईरानी लोग बेटा सा को बोलते थे हा, और धा को बोलते थे दा। अब इनको बोलना था क्या, सिंधु, इनके मुंह से क्या निकला, हिंदू, और जहां हिंदू बसता है तो उसी लिए नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान, ठीक है। आर्यभट्ट
मध्य जब शुरुआत हुई थी भारत की तो मध्य एशिया से हमारे रहने आए थे आर्य, और आर्य अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। आर्य कहते थे श्रेष्ठ। आर्य कौन थे? जिन्हें संस्कृत भाषा आती थी वो श्रेष्ठ, जो जिसे नहीं आती वो बेकार। अच्छा, अब यहाँ भारत आए, अब यहाँ पे आपसे कोई कहे तुम बेकार हो, तुम एक बार को सुन लोगे। या छोटे छोटे 10 राजा हुआ करते, अब राजा से तुम कहोगे बेकार तो बुरा लगेगा कि नहीं? तो 10 राजाओं ने मिलकर इन आर्यों पे क्या कर दिया? आक्रमण। और इतिहास का पहला युद्ध था 10 राज युद्ध, क्योंकि कितने राजा थे? 10 राज। लेकिन जीते फिर भी कौन? आर्यों का एक कबीला था भरत कबीला, उसके ही राजा थे सुदास, और उन्हीं ने इनको जिताया। ठीक है, तो वो चीज इतिहास से पढ़ोगे तो आर्यभट्ट। भारत नाम मैंने पूछा था कहां से आया, वो नहीं बताया। बताओ भाई, भारत नाम बताओ, कुछ तो दिमाग में आएगा। एक ऋषि थे विश्वामित्र, उनकी तपस्या कितने भंग करी थी? मेनका। मेनका की बेटी कौन थी? शकुंतला। शकुंतला का बेटे का नाम था भरत, और उसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? कोई राम लक्ष्मण वाला तो नहीं है, राजा भरत के नाम पे, क्योंकि वो बेटा त्रेता युग था, ये कलयुग है। ठीक है, वो त्रेता युग था। तो आपसे पूछे तो आप बता देना शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? हालांकि इसमें और भी है, क्योंकि आर्यों का एक कबीला था भरत कबीला भी कहा, तो कुछ लोग कहते हैं उनके कहने पे, लेकिन सबसे ज्यादा किसे माना जाता है? याद रहेंगे? अब नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला शब्द बताओ। पंथ निरपेक्ष हो गया। अगला क्या है? लोकतंत्र जानते ही हो, परिभाषा में लिखा भी दी है। अब्राहम लिंकन की क्या थी? जनता का जनता के द्वारा जनता पे शासन। इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में आ जाती है मिलान करने को। तो अब्राहम लिंकन की है डेमोक्रेसी, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द। ठीक है, चलिए याद रखिए। और कोई शब्द बचा ही नहीं। गणराज्य का मतलब क्या था? गणराज्य का मतलब जहां वंशानुगत शासन ना हो। ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो जहां वंशानुगत शासन, वंशानुगत मतलब पहले राजा का बेटा ही क्या बनता था, अब ऐसा होता है नहीं। ठीक है, तो यही हो। अगला लिखिए, संविधान की खास बात में लिखिए, यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। क्या होती है एकीकृत न्यायपालिका? ये व्यवस्था ली कहां से हमने एकीकृत न्यायपालिका की? ब्रिटेन। बहुत बढ़िया, अमेरिका। ठीक है, होती क्या है? जिला स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? जिसको हम आम भाषा में कचहरी कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो कौन सा होगा? कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? 25। 25वां कौन सा बना? अमरावती हाई कोर्ट, बिल्कुल सही। और सर्वोच्च स्तर पर कौन सा है? उच्चतम या सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमने बताए भी थे हमारे यहाँ नॉर्मली 2 तरह के केस होते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी में कौन से केस? पैसे वाले। हाँ, आदमी पैसे भूल जाओ, आदमी दीवाना काय का है? रुपए पैसे जब मिल जाएगा। फौजी आदमी लड़ाई झगड़े के लिए बना होता है, मतलब वैसे नहीं, दूसरे देश से। इंग्लिश में इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सिविल और इसको बोलते हैं क्रिमिनल, ऐसे भी याद रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अपराध होता है, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने अपराध किया, मैंने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, केवल मानना है मैं कौन सा फोड़ दिया, तो मेरा केस सबसे पहले कहाँ जाएगा? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ेगा, समय होगा।
3 साल या उससे कम की सजा होती है तो अग्रिम सुनवाई नहीं होगी ऊपर से। इससे 3 साल से नीचे की सजा आपको काटनी है। उससे ऊपर की सजा होगी, मैं अपील कहाँ करूंगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में भी मैं केस हार गया तब अपील कहाँ करूंगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये व्यवस्था ही तो है। पहले डिस्ट्रिक्ट फिर हाई, फिर ऐसा थोड़ा ना पहले सुप्रीम चला जाऊं फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाऊं फिर हाई। तो ये जो व्यवस्था इसी को बोलते हैं कौन सी व्यवस्था? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अच्छा, हम यहाँ से समझ गए व्यवस्था को। अच्छा, एक प्रश्न पूछो, भारत की सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी? उच्च न्यायालय, भारत की सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी? सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय वही तो होगी जहाँ सबसे आखिर में अपील करते हो। आखिर में अपील कहाँ करी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है। इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। आपको पढ़ाया होगा आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति आपकी सजा को कम या माफ कर सकता है। ये क्षमादान है, उसकी इच्छा होगी तो, और उसकी इच्छा नहीं, उसके पीछे बैठी मंत्री परिषद की, क्योंकि राष्ट्रपति में कोई पावर। तो ये है हमारी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, अगला लिखो फिर। लिखो, इसमें सरकार के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। सरकार के विरुद्ध मिले मौलिक अधिकार, सरकार के विरुद्ध मिले मौलिक अधिकार है जो वाद योग्य है। सरकार के विरुद्ध मिले मौलिक अधिकार है जो वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य। वाद योग्य बताएं क्या मतलब है? सर, इनको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। हाँ, इसीलिए हमने लिखा सरकार के विरुद्ध। हमें और आपको क्या मिलते हैं? फंडामेंटल राइट। किस देश से लिए हमने? ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका से। मौलिक अधिकार बेटा अमेरिका से लिए है। तब भूल गए? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? समाप्त कौन कर सकता है? अरे, मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? और क्या था इसमें? ये कैसे है? वाद योग्य। इसके अलावा और क्या बताया था? हाँ, मौलिक अधिकार है। तो इनको नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। कैसे अधिकार? नैसर्गिक अधिकार। तो एक चीज कुछ और ध्यान देना, चलो ध्यान दो, दूसरा बता दूंगा। मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध हमें मिलते हैं, क्योंकि अगर सरकार इनको नहीं मानेगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? वाद योग कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 32 के थ्रू सीधे कहा जाएंगे। अभी व्यवस्था लिखाई थी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कहाँ पहुंच जाओ? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जाना चाह रहे हो तो हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हो, लेकिन आर्टिकल बदल जाएगा। सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाओ आर्टिकल 226 के तहत। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे अधिकार जो हमें कहाँ से प्राप्त हो? जन्म से प्राप्त हो। हमारे क्या होंगे? निलंबित। या निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड। कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द होते हैं ना जो आपको अच्छा। सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए रोकना। तो कौन रोकता है? खत्म कौन करता है? संसद। मूल रूप से कितने थे? 8। बिल्कुल सही। वर्तमान में कितने हैं? संपत्ति का हट गया। संपत्ति का हट जाएगा। 6। कौन सा हटा? संपत्ति से। संपत्ति का। कब हटा? 42वां संशोधन का है? कब हटा? 44वां संशोधन 1978। अब कहाँ पे है ये? वो आर्टिकल आर्टिकल 300A में पहुंचा दिया गया। अब ये कैसा अधिकार हो गया? लिखा नहीं मैंने। संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बेटा उसे कहते हैं जो सरकार छीन सकती है।
मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो सरकार छीन नहीं सकती है। कानूनी अधिकार, अब संपत्ति आपकी कहीं से भी हो, जब चाहे तब सरकार को जरूरत है। देखते नहीं हाईवे बनता है, किसी का घर आ जाए पूछा जाता है बेचोगे कि नहीं, निपटाई दिया जाता है सीधे, याद रहेगा। ठीक है, और कुछ पूछना हो इसे बताओ। जरा सूखिया बोलते पानी पीजिए सर। एक क्लास पूरी मिलती विशेषताओं के अलावा तो शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा रिवीजन एक दिन में हुआ। क्लास में चलिए अभी 2 घंटे की। बच्ची है 22 तो हो एक गया और सर। बच्ची है। सर 22 हो गया चेहरे की खुशी में तारी मेरी। सर 22 हो गया। मैं अभी बहुत कुछ बचा, लिखो फटाफट लिखो। भारतीय लिखो, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। काय की सर्वोच्चता है? यानी सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान के नीचे राष्ट्रपति, संसद। संसद के 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, संविधान का रक्षक कौन है? न्यायपालिका में भी कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप बना कहोगे कि संविधान की सर्वोच्चता है, तो देखो संसद क्या बनाती है? कानून। संसद क्या बनाती है? अब वो कानून कहीं पर संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो इस बात की जांच कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसे खत्म कर देंगे, और नहीं कर रहा है तो उसे पास कर देंगे। जैसे हमने बताया था एनजेक, मोदी जी कानून लाए थे 99वां संविधान संशोधन 2014, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इन्होंने जब चेक किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो इसे तुरंत क्या कर दिया गया। ऐसा मत सोचना कि सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो मनमानी करेगी। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन, किसी एक को पावर नहीं। ठीक है, देखिए अगला इसमें मौलिक कर्तव्य है। तो लिख रहा हो तो देखो, कोई बात नहीं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। मौलिक, अब कुछ पूछना हो तो बताओ। मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है आपने तो अपने अधिकार ले लिए, तो आपका भी तो अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए? कुछ कर्तव्य होना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर के आगे एक रोड है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए, ठीक, बड़ी दिक्कत होती निकलने में, तुम किसे गाली दोगे? सरकार को दोगे कि नहीं? तो सरकार ने कहा चलो यार इनका अधिकार है अच्छी रोड का, तो रोड बना देते हैं। तो भैया एक दिन रेता उतर गया, यहाँ सीमेंट उतर गया, ये बजरी उतर गई, भाई एक दिन में रोड तो बन नहीं जाएगी। पता लगा इतनी रोड बन पाई, शाम को मजदूर अपने घर गए, एक आया सीमेंट चुरा ले गया, एक आया रेता गायब कर ले गया। ये दिक्कत है नहीं है? तो सरकार कह रही है कि यार अच्छी रोड का तुम्हारा तो अधिकार है, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य होना चाहिए कि ये माल ना चुरे या ना चुराए। तो वो एक तरह से हमारे संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य। कहाँ से शामिल किए? रूस। रूस का पहले क्या था? पहले रूस क्या था? 1991 में ये कितने रेशो में टूट गया? एसएससी जीडी ने पिछली बार पूछा था, यूएसएसआर के टुकड़े कितने रेशो में, मतलब कब हुए थे? ठीक है, और इसी में एक बड़ा देश बना रूस, और इसी का तो है यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, वो सब इसी से निकले। यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक पूरा नाम था इसका, को फेडरेशन थी ये 15 देशों। छोटी छोटी जो चीजें हैं पेपर में पूछ लेता है तो पढ़ी भी नहीं होती। देखिए भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र है।
एक मजबूत केंद्र है। मजबूत केंद्र। अगला लिखो, इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। इसमें संसदीय संप्रभुता व न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, मतलब मेल भाव। न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। समन्वय का मतलब होता है मिलकर चलना। न्यायपालिका भले स्वतंत्र है और विधायिका संप्रभुता भी है, लेकिन दोनों फिर भी मिलकर चल रहे हैं एक दूसरे। ठीक है। अगला लिखिए, भारतीय संविधान के 4 स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 स्तंभ लिखा जाता है 24 मीडिया है लास्ट में। पहले लिखा थी, तो अब लिखना विशेषताएं। चलो ये बोलो, लिखा हुआ तो अच्छी बात है। वहां बेटा राज्य व्यवस्था के 4 स्तंभ लिखा है, देखो। ठीक है वही, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ध्यान आ गया मुझे। विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका को इंग्लिश में भी लिखना, क्या बोलते हैं बताओ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले ये 3 थे। पहले कितने थे? पहले। चौथा जुड़ा है कौन? सर पहले कब थे? जब स्टार्टिंग मीडिया को जब स्वतंत्रता नहीं दी थी हमने खुले तौर। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है ये तीनों करप्टेड हो जाए, तो मीडिया को जिम्मेदारी दी है कि भैया आप जनता के सामने क्या लाइए? सच्चाई। सर उल्टा। लेकिन हमारी मीडिया सबसे ज्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए। सूचकांक देखना, 150 नंबर के आसपास रहती सूचकांक, वो रहते टीआरपी के ऊपर। इसका उदाहरण मैंने खुद देखा। ताज होटल हुआ था मुंबई 26/11। हमारे जब एसओजी कमांडो, एनएसजी कमांडो ऊपर उतर रहे, ठीक, तो हमारे यहाँ दिखा रहा है कैमरामैन टीवी पर, देखिए एनएसजी कमांडो छत से उतरते हुए, ये वाली पिस्टल, इसकी रेंज इतनी है, वो सब दिखा रहे हैं। आतंकवादी अंदर थे, टीवी तो अंदर भी थी, उनने देख लिया भैया किधर से आ रहे हैं, कौन कौन सी पिस्टल है, क्या है, तो कितनी गलत बात थी। तो इस वजह से हम लोग दिक्कत में आए। तभी तो इतना लंबा ऑपरेशन चल गया था। ठीक है, तो इसी वजह से मीडिया हमारी नहीं है। और जब भी देखोगे ना सूचकांक, कभी भी देखना, यहाँ पे 3 कंट्री है, ये 3 कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ज्यादातर सूचकांकों में क्यों था, और याद रखो सिंगापुर। ज्यादातर सूचकांकों में 1 2 3 4 तो यही है, यही रहेंगे, छोटी कंट्री है। नॉर्वे पढ़ा होगा, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है? 3.5 घंटे दिन रहता है, सोचो, आधे घंटे की रात। कुछ समय ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। ध्रुवों पे चले जाना, कितना अच्छा, 6 महीने दिन, 6 महीने सर, 6 महीने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुंभकर्ण की तरह जाओ, 6 महीने दिन, 6 महीने रात। ठीक है, हो गया। चलो, तो इसे बंद कर दो।